हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमा झा। विद द गिवर में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 में इलेबोरेट किए गए हैं। इन प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले थोड़ा इनके बारे में बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो देखिए 1944 में स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू जो है एक कमेटी का गठन किया गया, निर्माण किया गया, जिसे कॉमनली जो है हम सप्रू कमेटी के नाम से जानते हैं, जिसने अपनी जो रिपोर्ट है 1945 में पब्लिश करी। इस सप्रू कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे और यही वो पहली कमेटी थी जिसने फर्स्ट टाइम जो है जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल राइट्स के बारे में डिस्कशन किया। पहली बार इसी कमेटी ने जो है क्वेश्चंस राइट्स के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस रेज किए थे। फिर इसके बाद देखिए 1945 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो पब्लिश कर दी थी, लेकिन इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी ना उसको ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। ठीक है। फिर 1946 में आपको पता होगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की स्थापना की गई, स्टैब्लिशमेंट की गई हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की। और वहां पे जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो लीगल जो हमारे जो एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे, वो कौन थे? वो बी एन राव थे। ठीक है, सर बी एन राव थे ये। ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल के दो तरह के जो है राइट्स हो सकते हैं। कौन से? पहला राइट हो सकता है जस्टिसेबल राइट्स और दूसरा हो सकता है नॉन जस्टिसेबल राइट। ठीक है। इस वर्ड को, जस्टिसेबल वर्ड को हम काफी बार रिपीट कर चुके हैं। तो देखिए जस्टिसेबल राइट्स में इन्होंने कहा कि हम उन अधिकारों का उल्लेख कर सकते हैं, उन अधिकारों को रख सकते हैं जिसके लिए जो व्यक्ति है कोर्ट जा सकता है। मतलब कि अगर स्टेट जो है नहीं देता है या किसी तरह से इन अधिकारों का अगर हनन किया जाता है, वॉयलेशन होता है, तो उसे एनफोर्स कराने के लिए व्यक्ति कहाँ जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है और इसे कोर्ट के थ्रू लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है। लेकिन नॉन जस्टिसेबल राइट्स की कैटेगरी में हम उन अधिकारों को रख सकते हैं जिनको कोर्ट के थ्रू लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन इनका भी जो है अपना एक अलग महत्व होगा। देखिए यहाँ पे उस टाइम ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे भी कारण था। क्योंकि हमारा जो देश था, जब फ्रीडम मिली थी हमें, ठीक है, उस टाइम हमारा जो देश था इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। ठीक है। इसे देखते हुए यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे राइट्स होंगे जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है, किसी भी सिटीजन के वेलबींग के लिए, तो उन्हें हम जो है जस्टिसेबल राइट्स की कैटेगरी में रख देते हैं। और कुछ ऐसे राइट्स जिनकी अभी जो है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, समय के साथ जैसे जैसे इनकी इंपॉर्टेंस होगी उन्हें भी जो है हम जो है लीगली जो है वो क्या करेंगे? इन्फोर्स करेंगे और अपनी पॉलिसीज में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे फिर इस जो है जो बी एन राव जो थे उनकी जो रिकमेंडेशंस थी इनको मान लिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू, और जस्टिसेबल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स को ऐड करते हुए पार्ट 3 में इसे जो है ऐड कर दिया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का रूप देते हुए। और यहाँ पे नॉन जस्टिसेबल राइट्स में डीपीएसपी को रखा गया। ठीक है। और इसे पार्ट 4 में इसको जगह दी गई। फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू 35 में इलेबोरेट किया गया है और डीपीएसपी को पार्ट 4 में आर्टिकल 36 टू 51 में बताया गया है। अब देखते हैं जो हमारा जो डीपीएसपी का जो आइडिया था ये हमने कहां से बोरो किया। देखिए डीपीएसपी का जो आइडिया था वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 से बोरो किया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे नोवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा। साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और फंडामेंटल राइट्स को हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा जो प्रियम्बल है, ठीक है, उसका जो मेन जो हमारे जो संविधान के प्रियम्बल को हम प्रस्तावना कहते हैं, तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो मेन मोटिव है, गोल है, अगर आप देखेंगे उसको समराइज करेंगे तो मेन जो मोटिव है उसका क्या है कि हमें जो है सोशल, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करना है। ठीक है।
जो कि हम देखिए पॉलिटिकल जस्टिस जो है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें फंडामेंटल राइट से मिल जाता है, और सोशल और इकोनॉमिक जो जस्टिस है, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल से मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आइडियल्स को जो है अचीव करने में, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में जो है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बहुत अहम रोल है, इसलिए इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, अगर नॉन जस्टिसेबल राइट्स है, इसे लीगली इन्फोर्स हम कोर्ट के थ्रू नहीं करा सकते, तो इसका महत्व नहीं है कुछ, ऐसा लगता है। लेकिन जब हम फीचर्स को जानेंगे, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि आज के संदर्भ में इनका जो है अपना अलग महत्व है। देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है कुछ ऐसे आइडियाज को शो करता है, कुछ ऐसे आइडियाज को डिनोट करता है, जिसे स्टेट को अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते टाइम, बनाते टाइम जो है उनका ध्यान में रखते हुए बनाना है। उन्हें ऐसी पॉलिसीज बनानी है जो कि इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल्स जो है स्टेट के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, रिकमेंडेशंस का काम करते हैं, और स्टेट की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में जो है इनको गाइड करते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट है उन्हें इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हुए ही अपनी जो पॉलिसीज है उसको फॉर्मुलेट करना है। अब जैसा कि बताया मैंने कि जो हमारे जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये आर्टिकल 36 से 51 में इलेबोरेट किए गए हैं, बताए गए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 ये कहता है कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को डील करते हुए जो स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है, वही पार्ट 4 में भी है, ठीक है। मतलब पार्ट 3 की स्टेट की डेफिनेशन को ही हम पार्ट 4 में कंसीडर कर रहे हैं। अब पार्ट 3 में क्या बताया गया है? पार्ट 3 में स्टेट की डेफिनेशन को आर्टिकल 12 के अंदर इलेबोरेट किया गया है, बताया गया है। और यहाँ पे जो स्टेट का जो मीनिंग है, टर्म जो है, इसको बहुत ही जो है कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताया गया है कि स्टेट के अंदर जो है जितनी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंक्लूडेड है, ठीक है। यूनियन लेजिस्लेटिव जो है, और स्टेट लेजिस्लेटिव हो गई, आपकी पंचायत हो गई, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, ये सारे ही स्टेट के अंदर इंक्लूडेड है। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का देखिए मेन मोटिव क्या है, इसके थ्रू हम अचीव क्या करना चाहते हैं? तो इसके थ्रू हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को अचीव करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो है हम जो है एक वेलफेयर स्टेट की स्टैब्लिशमेंट करना चाहते हैं। वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है उसे रिटेन करके रखना चाहते हैं, ना कि पुलिस स्टेट का, जो कि कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश काल में किया जाता था। ये नॉन जस्टिसेबल है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको, इसे लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका देखिए, इसका जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में खड़े होकर कहा कि इसका जो है, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है, अगर इनको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, ठीक है। इसके महत्व को या इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इन प्रिंसिपल्स को, क्योंकि जो भी पार्टी में सत्ता में आना चाहती है, ठीक है, उसे अपनी जो पॉलिसीज है उसको बनाते टाइम इन प्रिंसिपल्स का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो इन प्रिंसिपल्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनकी जो पॉलिसीज जो है वो इतनी बेहतर नहीं होगी, जिससे उन्हें लोगों का जो मत है वो नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो देखा जाए तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो आर्टिकल 37 है, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो महत्वता है, इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बात करता है कि ये जो प्रिंसिपल्स है वो नेचर में क्या है, बहुत फंडामेंटल है, ठीक है। तो ये स्टेट्स की ड्यूटी बन जाती है कि इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही वो अपने जो है वो क्या बनाए, लॉज बनाए। अब देखिए, अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें ज्यादा जो है उसमें जो है किसी तरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, लेकिन डीपीएसपी का कंटेंट देखते हुए हम इसे 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला होता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, फिर गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इनको एक एक करके आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं।
देखिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर हमने उन प्रिंसिपल्स को रखा है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर जो कि हमारे समाज के वेलफेयर की बात करते हैं, ठीक है, समाज कल्याण की बात करते हैं। तो जो आर्टिकल 38 है, यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से आर्टिकल को हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर हमने इंक्लूड किया है। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो ऐसे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वेलफेयर प्रोग्राम रन करे जिससे जो है सिटीजन का क्या हो, भला हो सके, ठीक है। साथ ही साथ जो है ये स्टेट को ऐसा चाहिए कि वो जो इनकम इनक्वालिटीज है उसको मिनिमाइज करने की जो है मिनिमाइज करने की कोशिश करे और लोगों को आगे बढ़ने की, इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। आर्टिकल 39 जो है वो स्टेट की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है, जैसे कि प्रॉपर रिसोर्सेस देने चाहिए लोगों को, पब्लिक प्रॉपर्टीज है की फैसिलिटीज देनी चाहिए। अगर काम समान है तो वेतन भी जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए मैन एंड वुमेन का। और यहाँ पर जो है एक हेल्थी एनवायरनमेंट होना चाहिए, अपने सिटीजन्स की जो है हेल्थ का ध्यान रखना है स्टेट को, और बच्चों के लिए हैप्पी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए स्टेट को। आर्टिकल 39A क्या कहता है कि अगर आपको इक्वल जस्टिस प्रमोट करना है तो आपको जो गरीब लोग हैं उनको जो है फ्री लीगल एड आपको प्रोवाइड करनी है। 41 में कहा गया है कि राइट टू वर्क जो है, काम करने की जो है, काम देना चाहिए अपने लोगों को। इसी को देखते हुए आपने जो है मनरेगा जो है ये शुरू किया गया था, ठीक है। मनरेगा को 2005 के में यूपीए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जहां पे जो है राइट टू वर्क जो है ये एक जो है उसका अधिकार दिया गया रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि अब जो है जैसे अगर जो स्टेट जो है, जो राज्य इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है तो वो अपनी स्कीम्स, अपनी पॉलिसीज को भी इसी तरीके से बना रहा है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 ये कहता है कि यहाँ पे जो है आपको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करनी है कि जो इंसान है, जो व्यक्ति जो है, सिटीजन जो है वो ठीक तरह से काम कर सके, और जो वुमेन्स है उन्हें मैटरनिटी रिलीफ जो है वो दी जाए। इसी को देखते हुए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो लाया गया था 1961 में, जहां पे 12 वीक्स की पेड लीव जो है वुमेन्स को दी गई थी। अभी 2017 में इसे जो है अमेंड कर दिया गया है और 12 वीक्स को जो है 24 वीक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है कि 24 वीक्स की पेड लीव जो है वो दी जाएगी। फिर आर्टिकल 43 क्या कहता है कि स्टेट को जो है कम से कम मिनिमम जो है वेजेस प्रोवाइड करने चाहिए वर्कर्स को, और वीकली ऑफ देना चाहिए। यहाँ पे जो है जो इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में जो उनकी जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनका जो है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए थ्रू आर्टिकल 43A। अब हम बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स की। गांधीयन प्रिंसिपल्स में उन प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया है जो गांधी जी के जो विजन है उसको फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे गांधी जी चाहते थे, ठीक है, कि पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, और पंचायत के थ्रू वो जो है वो सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 40 कहता है कि हर एक स्टेट में जो है पंचायत का प्रोविजन होना चाहिए। आर्टिकल 43B कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती हैं जहां पर वॉलेंटियरी एसोसिएशन होता है और लोग जो है कॉमन इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। आर्टिकल 46 कहता है कि यहाँ पे जो ST SC है या वीकर सेक्शंस है उसके डेवलपमेंट के लिए वर्क करना चाहिए स्टेट को, और उनके हरासमेंट को रोकने के लिए पॉलिसीज जो है तैयार करनी चाहिए। आर्टिकल 47 जो है पब्लिक की हेल्थ की बात करता है कि स्टेट को अपनी जो सिटीजन है, अपनी जो पब्लिक है उसकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अगर वो चाहे तो कोई फूड या लिक्विड आइटम्स जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है उसे बैन कर सकता है। 48 के तहत जो है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना चाहिए। अब हम बात करते हैं, हमारी लास्ट कैटेगरी है वो है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स के अंदर उनको ऐड किया गया है, उन प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया है जो कि लिबरलाइजेशन के, ठीक है, लिबरलिज्म के आइडियाज को जो है फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है। आर्टिकल 44 जैसे कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए,
सबसे पहला राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला गोवा है आपका, ठीक है। यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 48A ये कहता है कि अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को टाइम टू टाइम जो है चीजें करनी चाहिए, प्रोविजंस लाने चाहिए और पॉलिसीज तैयार करनी चाहिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। 49 कहता है आपका कि यहाँ स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखे। आर्टिकल 50 के थ्रू जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखना चाहिए स्टेट को, ताकि कोई भी जो है एक दूसरे के काम में जो है वो इंटरफेयर ना कर सके। आर्टिकल 51 के तहत है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल पीस को जो है वो बनाए रखे। तो देखिए इस तरीके से हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, सारे प्रिंसिपल्स मैंने आर्टिकल के थ्रू बहुत अच्छे से, ठीक है, कवर करे हैं। और अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की। टाइम टू टाइम जैसे जैसे चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे जैसे समाज बदलता है, हमारी सोसाइटी बदलती है, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो है अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर भी जो है अभी तक 4 अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं, जो कि पहला अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है, जिसमें जो है ये 4 आर्टिकल्स को ऐड किया गया। ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। फिर सेकेंड अमेंडमेंट आपका हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसमें आर्टिकल 38 के तहत क्लॉज 2 लाया गया। यहाँ पे थर्ड अमेंडमेंट हुआ था आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, जहां पे आर्टिकल 45 में उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको चेंज किया गया था। यहाँ पे आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर ऐड कर दिया गया था यहाँ पर। और साथ ही साथ जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 21A के तहत। आर्टिकल फिर है जो 4th अमेंडमेंट हुआ था 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, वहां पे 43B को ऐड किया गया था। आई होप आपको जो है समझ आया होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कोशिश करी है कि ए से लेकर जेड तक सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर कर सकूं, कुछ रह गया होगा, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे और कवर करने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ जो है डिफरेंस फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो अगर आपने पिछली मैंने फंडामेंटल राइट्स को भी कवर किया हुआ है तो आप जाकर उस प्लेलिस्ट में फंडामेंटल राइट्स की वीडियोस को देख सकते हैं। और आप खुद भी अगर आप उसको समझ लेंगे और इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप खुद जो है वो डिफरेंशिएट करने में कैपेबल होंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। बाकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो जरूर इसके ऊपर बनाऊंगी। तो अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखकर अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को सब के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।